अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी, इससे हम स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बेसिकली उन्होंने कोई एग्जांपल्स उठा के हमें डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है। तो मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो है ना वो वारंटी अपने प्रोडक्ट्स पे देती हैं। और दूसरी एग्जांपल ये है कि एक बंदा जो है जो जजमेंट लगाता है कि कितने चांसेस हैं कि क्रिकेट मैच फलां टीम जो है वो जीत जाए। बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो किसी चीज़ के ज़ाहिर होने के इम्कानात होते हैं। किसी चीज़ के मंज़र आम पे आने के चांसेस क्या हैं, इम्कानात क्या हैं, इसी चीज़ को हम प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री के बारे में उन्होंने यही लिखा है कि एक लैटिन वर्ड है प्रोबेबिलिटीज़, इसका मतलब है प्रोबेटी। एक इटालियन डॉक्टर एंड मैथमेटिशियन था जिसको प्रोबेबिलिटी का फादर कहा जाता है, जिसका नाम है जाइरोलामो कार्डानो। जितनी भी स्टेटमेंट जो है एक प्रेडिक्शन को ज़ाहिर करती हैं, उसी को लेके ना उन्होंने इसकी एक डिफ़ाइन जो है हमें दी है। तो डिफ़ाइन कुछ इस तरह के प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पार्टिकुलर इवेंट। आसान अल्फाज में समझें तो किसी काम के होने के जो इम्कानात होते हैं, उसी को प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे उस काम के होने के इम्कानात को हम न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली जो देंगे वही प्रोबेबिलिटी है। जैसे आमतौर पर क्रिकेट मैच से पहले एक सिक्का उछाला जाता है जिसमें हेड और टेल आने के 50-50 चांसेस होते हैं। यही जो 50-50 चांसेस है इनको अगर हम न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली मतलब नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो यही प्रोबेबिलिटी होगी। एक फार्मूले से कैलकुलेट की जाती है। फार्मूला एंड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब यहाँ पे जो ये टर्म्स सामने आई हैं हमारे, एक है फेवरेबल आउटकम्स और दूसरा है पॉसिबल आउटकम्स। अब जो सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि आउटकम्स क्या हैं, फिर हम फेवरेबल देखेंगे और पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे। तो मेरे ख़्याल में हम पहले ये देख लेते हैं कि आउटकम की डेफ़िनेशन क्या है। ये जो भी टर्म्स हैं इसके बारे में वो पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा हम फ़ॉर्मूले पे आ जाएँगे और फ़ॉर्मूले को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको बताया गया है। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लूडो के दाने को फेंकना, रोलिंग अ डाइस, ठीक है? ये बस फेंका है तो इसी को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मतलब आपने फेंक दिया, अभी आपको उसके रिज़ल्ट से कोई कंसर्न नहीं, बस आपने फेंका है, इसी को हम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो आउटकम। तो देखा जाए आपने एक एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म किया है और उस एक्सपेरिमेंट से कोई ना कोई आउटपुट आना है। ठीक है? जो उससे आउटपुट आएगा उसी को हम आउटकम्स बोलते हैं। यहाँ पे चूँकि हमने एक डाइस को रोल किया है और उसपे जो आउटकम्स हैं वो 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 एंड 6 ये हो सकते हैं कि डाइस को रोल करने से ये उसके आउटकम्स हो सकते हैं। या अगर हम टॉस करते हैं, जैसे क्रिकेट मैच से पहले टॉस होता है, तो हम जो सिक्का फेंकते हैं तो उसमें हेड या टेल होता है। तो ये हेड और टेल आउटकम्स हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारे पास टॉपिक बनता है वो है फेवरेबल आउटकम्स। तो बेसिकली इसे आसान अल्फाज में अगर समझे तो फेवरेबल आउटकम जो है एक ऐसा रिजल्ट है जो हमें चाहिए होता है। ठीक है, जो हम या जिसको हम जिसके होने को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो फेवरेबल आउटकम होता है। ठीक है, जैसे हमने डाइस को रोल किया तो हमने ये एक्सपेक्ट किया कि 2 आ जाएँ, हमने ये एक्सपेक्ट किया कि 4 आ जाएँ, हमने ये एक्सपेक्ट किया कि 6 आ जाए, इसको फ़ेवरेबल आउटकम का नाम देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अब सैंपल स्पेस के बारे में देख लेते हैं कि सैंपल स्पेस एक्चुअल में क्या है? तो सैंपल स्पेस जो है वो बेसिकली वो सेट है उन तमाम पॉसिबल आउटकम्स का, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट से। अब एक्सपेरिमेंट में अगर आप सिक्का उछाल रहे हैं तो वहाँ पॉसिबल आउटकम 2 हो सकते हैं, हेड या टेल। अगर आप एक डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम 6 हो सकते हैं, 1 टू 6। ठीक है? तो उसको अगर एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। अब हम इवेंट की बात करते हैं। इवेंट द सेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इवेंट बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट्स का जो रिज़ल्ट आया, एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट आया, उसका एक सेट जो है उसको हम इवेंट का नाम देते हैं।
मिसाल के तौर पर हमने डाइस को रोल किया और हमने इवन नंबर हमें मिले, तो वो इवन नंबर जो है 2, 4 और 6 हैं, तो ये जो एक सेट हम बनाएँगे इसको हम इवन का नाम देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ इसकी डेफ़िनिशन की तरफ और जहाँ पे हम फ़ॉर्मूले को रीड कर रहे थे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगा उससे हम पी ऑफ ए से ज़ाहिर करेंगे। इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का नाम देंगे जो हमें चाहिए होती है एक्चुअल में जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए होती है किसी चीज़ के ज़ाहिर होने की या ना होने की जो भी है, इवेंट का नाम देंगे और एन ऑफ ए जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे और एन ऑफ एस जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो इस तरह हमारे पास उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाती है। तो यहाँ तक थ्योरी जो मैंने आपको पढ़ा दी, इसमें ये कुछ 6 चीज़ें रिकॉल करने वाली जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सर्टेन इवेंट, एन इवेंट व्हिच इज़ श्योर टू ऑकर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। जो सर्टेन इवेंट होता है, एक ऐसा इवेंट है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी को लेके हम श्योर हैं। इसकी हम एग्ज़ाम्पल लें तो हम इस तरह ले सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि सूरज जो है वो मशरिक़ से ही तलू होता है, तो ये एक सर्टेन इवेंट है। इसमें हम 100% श्योर हैं कि ऐसा ही होगा, तो ऐसा इवेंट सर्टेन इवेंट होता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल। एक इवेंट जो किसी भी ट्रायल में ज़ाहिर ही नहीं होता, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट का नाम देते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो ज़ीरो होती है। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है, इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा ज़ीरो रहती है। अब लाइकली इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं अकर होने के, अनलाइकली इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जिनके कम चांसेस होते हैं अकर होने के। और इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं इसके आधे-आधे चांसेस होते हैं और 0.5 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आती है और इसके इक्वल चांसेस होते हैं अक्रेंस के। जैसे ये हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आने के और टेल आने के इक्वल चांसेस होते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को जो है हम इक्वली लाइकली इवेंट्स का नाम देते हैं। यहाँ पे नीचे उन्होंने थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इम्पॉसिबल इवेंट्स जो है उनकी अक्रेंस 0% है। और अनलाइकली जो इवेंट होते हैं वो 25% तक चांसेस होते हैं उनके अक्रेंस के। इक्वली लाइकली के 50-50 होते हैं और लाइकली इवेंट के 75% चांसेस होते हैं अक्रेंस के एंड सर्टेन इवेंट 100% श्योरिटी होती है कि वो अक्कर होगा। इन सारे इवेंट्स को मैं एक-एक एग्ज़ाम्पल से कवर करता हूँ। इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें ना, अब ये समझें कि आपके घर में कहीं डायनासोर रहता है, इम्पॉसिबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 रहेगी, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अच्छा, अब अनलाइकली इवेंट की अगर बात करें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बिटवीन 0 एंड 0.5 रहती है, ठीक है? जैसे आप मान लो कि गर्म मौसम में स्नो फॉलिंग होने लग जाए, इस तरह के इवेंट्स को अनलाइकली इवेंट्स का नाम देते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट का मैंने पहले भी आपको बता दिया है, जब आप एक कॉइन को फ्लिप करते हो तो 50-50 चांसेस होते हैं दोनों के हेड है या टेल है, ठीक है? तो ये तो ईज़ी है। लाइकली इवेंट क्या होते हैं? तो लाइकली इवेंट को ना हम फ़ोन की बैटरी से कंपेयर कर लेते हैं। आपने 100% चार्ज किया और आपको पता है कि बैटरी ऐसा-ऐसा डाउन होगी जैसे मैं इसे यूज़ करूँगा और एट द एंड एक पर्टिकुलर टाइम पे ये जाके डेड हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस थ्योरी के अंदर हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे और बाकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं जब हम एक्सरसाइज़ करेंगे तो ये भी आपके साथ कवर हो जाएँगी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़, जो प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी वो 0 और 1 और इनके दरमियान हो सकती है। तो ये आपने हमेशा माइंड में रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ उसने आपसे ट्राई करवाना चाहा है। ये उसने अ पेयर ऑफ डाइसेस जो है ना, वो रोल किए हैं तो उनका सैंपल स्पेस ये बना हुआ है। आपसे वो पूछ रहा है कैन यू फाइंड आउट द सैंपल स्पेस व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड। ये 3 डाइसेस जो है वो रोल की जाएँ तो तब सैंपल स्पेस क्या होगा? वो आपसे पूछ रहा है, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो अगर और कोई पॉइंट हमें मिलता है बिल्कुल, यहाँ पे ये चीज़ भी पढ़ना ज़रूरी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग। तो यहाँ पे आपने सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूला याद रखना है जो कि यहाँ पे मेंशन है। अगर किसी इवेंट के अक्कर ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है, तो उसके अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये फ़ॉर्मूला बनेगा, तो ये फ़ॉर्मूला आपने माइंड में रखना है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिल जाती है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड द
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग ए इज़ ऑलवेज़ 1। इवेंट के ज़ाहिर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी और उसी इवेंट के ना ज़ाहिर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उन दोनों का अगर सम करेंगे तो हमेशा 1 रहेगा। ये भी आपने माइंड में रखना है, एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मज़ीद ये इसमें वो कहता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग प्रोबेबिलिटी, ये आप एग्जांपल्स जो है ये भी आपकी कवर हो जाएंगी जब आगे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम जिनमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है उनको सॉल्व कैसे करना, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे और ये एग्जाम्पल भी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपके एग्जाम्पल्स भी क्लियर हो जाएंगी। कोई इशू होगा तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो आपको ये टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं इनकी समझ होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। इसमें टोटल 4 सूट्स होते हैं जिसमें 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं और 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स होते हैं। और हर एक में एक किंग होता है, क्वीन होता है, एक जैक होता है, एस होता है और 2 टू 10 नंबर्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हम पहले रीड करते हैं। अ डाइस हैज़ लेटर्स एल, एम, एन, ओ, पी, यू ऑन इट्स फेसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉन्सोनेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ठीक है? यहाँ तक जो पहला पार्ट है वो बेसिकली आपका सैंपल स्पेस रहने वाला है और यहाँ तक जो दूसरा पार्ट है वो बेसिकली वो इवेंट रहने वाला है जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमेशा फर्स्ट पार्ट से सैंपल स्पेस बनेगी आपकी और सेकंड पार्ट वो होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर। तो यहाँ पे एल, एम, एन, ओ, पी, यू। तो स्टूडेंट्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो हमारे पास 6 हैं, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिखेंगे। हम टोटल आउटकम्स लिखेंगे और एन ऑफ एस हमारे पास 6 हो जाएगा। अब हमने लेट करना है वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं। लेट ए बी एन इवेंट, तो इसे हम लेट कर लेंगे। आप इसे किसी भी लेटर से लेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे ए लेटर से इसे लेट कर लूँ कि ए जो है वो कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और यहाँ पे वो इवेंट जो है उसके जो पॉइंट्स हैं वो ये वाले हैं एल, एम, एन, पी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 होने वाले हैं। उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास ये 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट इज़ 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले रीड कर लेते हैं। शाज़िया थ्रोज़ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4। नंबर 2 पे है प्रोडक्ट्स 4 डॉट्स बिटवीन 5 to 10। द डिफरेंस बिटवीन द बोथ डॉट्स इज़ इक्वल टू 4 एंड फोर्थ पार्ट है नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। यहाँ पे 4 इवेंट हैं जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4। तो डॉट्स का जो सम आएगा, जैसे हम रोल करेंगे और डाइस पे जो डॉट्स आएँगे अगर उनको हम सम कर लें तो एट लीस्ट 4 होना चाहिए। 4 से ग्रेटर हो सकता है, इससे लेस नहीं हो सकता। तो पहले पार्ट के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डॉट्स के ऊपर एट लीस्ट 4 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं। आपको पता है क्वेश्चन के पहले पार्ट में सैंपल स्पेस है जो कि यहाँ पे मेंशन है। शाज़िया थ्रोज़ अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। तो यहाँ पे 2 जो उन्होंने डाइस रोल किए हैं ना, उनका हम सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो सैंपल स्पेस में टोटल जो पॉइंट्स रहने वाले हैं वो 36 रहने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस दिखा देता हूँ। आपको क्वेश्चन के अंदर सैंपल स्पेस बनाना है फिर भी ठीक है, टोटल आउटकम्स लिख दो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप बना दोगे तो इस तरह आप इसकी सैंपल स्पेस बनाओगे और इसके अंदर टोटल 36 पॉइंट्स हैं। तो इसलिए टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 36 हैं। अब यहाँ पे अगली चीज़ समझने वाली है। पहले हम 4 से जो लेस वाले बनते हैं ना, हमारे पास सम ऑफ डॉट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं कि वो बनते कौन से हैं। तो सम्स लेस देन 4 जो है, वो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है? एक 1-1 है, एक 1-2 है, ठीक है? और एक है 2-1। ये 3 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स हमने उन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जो कि 36 हैं, ठीक है ना? उनमें से निकाल देने हैं। ये वाले 3 पॉइंट्स जो हैं, ये असल में अनफ़ेवरेबल आउटकम्स हैं, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है? ये 3 टोटल बनेंगे और ये 3 जो है हम माइनस कर देंगे, ठीक है? 36 में से, तो वो इवेंट बनेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एन इवेंट। तो फ़ेवरेबल आउटकम्स फिर क्या होंगे? फ़ेवरेबल आउटकम्स 36 में से 3 को कर देंगे माइनस, फिर 33 बच जाएँगे। तो नंबर ऑफ फ़ेवरेबल आउटकम्स जो है वो 33 होंगे। तो अब हम प्रोबेबिलिटी का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। फ़ॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। टोटल फ़ेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय
टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है उस इवेंट की। तो यहाँ पे डिवाइड करने से ये 33/36 हो जाएगा, जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा 11/12। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी इस इवेंट की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 टू 10। यहाँ पर मैं एक चीज़ को वाज़ेह कर देता हूँ, डॉट्स इज़ बिटवीन 5 एंड 10। यहाँ पे 5 और 10 को शामिल कर रहा है। अगर हम बुक में मौजूद आंसर से इसे मैच करें तो हम उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ 5 एंड 10 जो है वो भी हम शामिल करेंगे। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो 36 है हमारे पास, और वैलिड प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेने हैं कि वो कौन से बनते हैं। 5 और 10 रहना चाहिए, उनके बिटवीन वाले नंबर भी होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करें 5 आता है। इसी तरह 1 6 का प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 3 का, 2 4 का, इसी तरह 2 5 का प्रोडक्ट वो भी इसी में आता है, और 3 2 का, 3 3, 4 2, 5 1, 5 2 एंड 6 1। इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेसिकली वो 5 एंड 10 के बीच आते हैं। तो ये टोटल 11 यहाँ पे पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेट कर लें कि बी कोई भी इवेंट है। यहाँ बी इसलिए क्योंकि मैं इकट्ठे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं बी लेट कर रहा हूँ ताकि इनमें फ़र्क रहे। जैसे पिछले पार्ट में मैंने ए इवेंट का नाम दे दिया था। तो फेवरेबल आउटकम टोटल 11 रहने वाले हैं। तो अब हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है पी ऑफ पी जो है वो 11/36 आएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। तो इवन यहाँ पे ये है कि जो डॉट्स हमारे पास आने वाले हैं ना, उनका अगर डिफरेंस फाइंड करें ना तो 4 आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस में से ऐसे हमने पॉइंट्स ढूंढ लेने हैं। तो टोटल आउटकम्स तो हमें पता है 36 है, और जो फेवरेबल आउटकम्स रहने वाले हैं वो यहाँ पे एक 1 5 रहने वाला है, दूसरा 2 6 है, तीसरा 5 1 होगा, और चौथा 6 2 होगा। तो यहाँ पे इवेंट सी को हम लेट कर लेंगे कि ये कोई इवेंट सी है जिसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो टोटल 4 रहने वाले हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 4, और फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड 4 ऑन द सेकंड डाइस। एट लीस्ट 5 होने चाहिए फर्स्ट डाइस पे, और एट लीस्ट 4 होने चाहिए सेकंड डाइस। इससे ऊपर हो सकते हैं, इससे नीचे नहीं हो सकते। आपको पता है यहाँ टोटल जो आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो 36 हैं। अब जो आपके फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे रहने वाले हैं, पहली डाइस पे एट लीस्ट 5 और दूसरी डाइस पे एट लीस्ट 4 होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ होंगे, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो यहाँ पे 6 बनेंगे। तो लेट हम कोई डी जो है वो इवेंट लेट कर लेते हैं। डी कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 6 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली वही स्टूडेंट्स काम करना, हमने फार्मूला लगाना है, और 6/36 आएगा जो कि 1/6 आंसर देगा। ये प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखता है वन लेटर इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे जो वर्ड मैथमेटिक्स है, और रैंडमली हम मैथमेटिक्स वर्ड के जो लेटर्स हैं ना, उनमें से एक लेटर हम पिक करते हैं, एक अल्फ़ाबेट हम पिक करते हैं। क्या चांसेस हो सकते हैं कि वोवेल है, तो ये हम फाइंड करेंगे। पहला पार्ट यही है। टोटल लेटर्स हैं 11, तो पॉसिबल आउटकम्स 11 होंगे। तो हमने ये अब यहाँ पे ये देखना है कि वॉवल्स कितने हैं, वो 4 हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, वो 7 है, ठीक है? और इसी तरह लेटर ई 1 टाइम आ रहा है, और लेटर ए की बात करें तो 2 टाइम आ रहा है, ठीक है? और अगर हम देखें नॉट एम, एम ना होने का क्या है कि 11 टोटल लेटर्स है, और उनमें से अगर 2 दफ़ा एम आ रहा है वो निकाल देते हैं, नॉट एम लिखा है ना, तो 9 हो जाएगा। इसी तरह नॉट टी के लिए भी सेम सिचुएशन है, क्योंकि टी भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो स्टूडेंट्स ये भी 9 रहेगा। यहाँ पे मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, ये सारे इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड करनी है, इसलिए ये बना दिया गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बारी-बारी सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, और अगर हम प्रोबेबिलिटी या वॉल्स की बात करें तो 4/11 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्स जो है वो 4 है, और 11 जो है टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। इसी तरह कॉन्सोनेंट्स के लिए 7/11 हो जाएगा, और लेटर लेटर ई के लिए 1/11 हो जाएगा, और लेटर जो आपके पास ए है वो 2 दफ़ा आ रहा है, तो उसके लिए 2/11 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एम ये देखें
तो जैसा कि ऊपर हमने इवेंट बनाया है तो ये 9/11 हो जाएगा। सेम इसी तरह टी के लिए भी होगा, तो वो भी 9/11 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, इसमें कहता है असलम रोल्ड अ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 4 एंड नॉट गेटिंग 3 और 4। तो जब डाइस को रोल किया जाता है तो यहाँ पे हमने 3 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और ना आने की भी करनी है। तो जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें सैंपल स्पेस है जो कि डाइस को रोल किया जा रहा है। तो पहले पार्ट में सैंपल स्पेस होती है, मैंने पहले भी बताया, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें वो इवेंट होता है जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर एक डाइस को रोल किया गया तो टोटल आउटकम 6 होने वाले हैं, और अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें 3 या 4, मतलब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो 2 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 या 4 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 जो हमारे पास आएगा वो हम क्या लिखेंगे, 2/6 लिखेंगे, और 2/6 जो इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो अब ना आने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी हो तो जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर चुके हैं इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, लिखेंगे कुछ इस तरह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4, और जब 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली जब हमें 3 या 4 मिलता है, और जब नहीं मिलता 3 या 4 तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, Abdul Hadi labeled card from 1 to 30 and put them in a box. He selected a card at random. What is the probability that selecting card containing the number 25, number between 17 to 22, number at least 20, number not 27 and 29, number not between 12 to 15। तो इस क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं, हम जल्दी से देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने ये देखना है, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस को आइडेंटिफाई करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 30 हैं, तो पॉसिबल आउटकम्स 30 होंगे। सेट की फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, 1 टू 30 आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर 25 की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो 25 एक ही दफ़ा आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/30 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये पहला पार्ट हो गया आपका। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है नंबर बिटवीन 17 टू 22। अब आपने काउंट कर लेने हैं ना कि 17 को भी ऐड करना है और 22 को भी ऐड करना है। तो 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 6 नंबर बनते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो ये 17 टू 22 6 नंबर बनते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 6/30, और 6/30 जब हम लिखेंगे तो हमारे पास जो इस की जो प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है वो 1/5 आने वाली है। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो नंबर एट लीस्ट 20, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है एट लीस्ट 20 होगा, और 20 से ऊपर सारे नंबर होंगे। अब 20 को काउंट करते हुए अगर हम देखें तो 20 टू 30 11 आपके पास नंबर आएँगे, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 11/30 रहेगी। मज़ीद अगर फोर्थ पार्ट की तरफ जाएँ तो फोर्थ पार्ट है नंबर नॉट 27 एंड 29। इट मीन्स कि 27 और 29 को निकाल दें, तो 30 टोटल थे, 30 में से ये 2 अगर निकाल दें तो 28 बचेंगे। तो यहाँ इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है वो 28/30 रहेगी, जिसको मज़ीद हम अगर सिम्प्लीफाई करें तो 14/15 रहेगी। अब अगर स्टूडेंट्स हम लास्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ कहते हैं नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15। तो बुक से आंसर मैच करने के लिए हम 12 और 15 को भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आपने सिंपली 12 टू 15 ये काउंट कर लेने हैं। ये आपके पास 12, 13, 14 और 15 ये 4 नंबर बनते हैं, और टोटल में से उन 4 को निकाल दो, क्योंकि यहाँ लिखता है नॉट बिटवीन। तो इन्हें निकाल के बाकी बचेंगे 26। तो 26/30 करेंगे और हमारे पास 13/15 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट पास एन एग्जाम्स इज 0.85। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट डज नॉट पास। तो प्रोबेबिलिटी हमें पास होने की दी हुई है, ना पास होने की हमने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 रहने वाली है, ये पहली चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, और पास ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 में से हम प्रोबेबिलिटी इस 0.85 को माइनस कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। पहले हम तमाम पार्ट्स को रीड कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो टेल ऑन कॉइन एंड एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, और जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास जो कि हमने फाइंड करना है, हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2, 3 ऑन डाइस। तो जो थर्ड नंबर पे है, हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। फोर्थ नंबर पे है
नॉट टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। और जो 5वें नंबर पे है नॉट हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। यहाँ सैंपल स्पेस में 2 चीज़ें हैं, एक कॉइन है और दूसरा डाइस है। इन दोनों से हमने सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस हम कुछ इस तरह से बनाएँगे। तो सबसे पहले हम ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, जो टोटल आउटकम्स हैं हमारे इस एक्सपेरिमेंट से। उनमें जैसा कि हेड एंड 1 एक ये बन जाएगा, इसी तरह हेड 2, हेड 3 हो जाएगा, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 एंड टेल 6। यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है वो 12 हो जाएँगे और यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड नंबर एट लीस्ट 4 ये फाइंड करना है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे जो कॉइन है उस पे टेल होना चाहिए और नंबर जो है वो एटलीस्ट 4 होना चाहिए। तो इस हिसाब से अब देखेंगे सैंपल स्पेस में कौन से पॉइंट बनते हैं। एक तो बनता है हमारे पास ये टेल एंड 4 और दूसरा टेल एंड 5 और तीसरा है टेल एंड 6। ये हैं फेवरेबल आउटकम्स, जो टोटल 3 बनते हैं। तो हम जब प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करेंगे तो 3/12 हम लिखेंगे, जो कि हमें 1/4 आंसर देगा। सेकंड पार्ट की तरफ जाएँ तो यहाँ हेड एंड 2 आर 3 कहता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखें हेड तो होना ही चाहिए, उसके अलावा 2 और 3 जो होना चाहिए, तो टोटल ये बनते हैं 2 आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम। तो इस हिसाब से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगी। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे उसने लिखा है हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। देखिए हेड एंड टेल का मतलब हेड एंड टेल एट अ टाइम तो नहीं आ सकते ना, तो ये क्वेश्चन उसने गलत तरीके से पूछा। अगर ऐसा पूछता है तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इम्पॉसिबल है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पे एंड की जगह वो आर लिख दे, हेड आर टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस, तो देन अगर यहाँ पे आर लिखता है तो हमारे पास यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम बनेंगे वो 2, एक हेड के साथ 6 आ सकता है या टेल के साथ 6 आ सकता है। तो इस हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/12 आएगी इस इवेंट की, और 2/12 मीन्स के 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो स्टूडेंट हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जहाँ कहता है कि नॉट टेल ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। मतलब टेल नहीं होना चाहिए और 5 ये वाला हम निकाल देंगे, बाकी सारे हो जाएँगे। तो अगर हम एक यहाँ से निकाल रहे हैं पॉइंट, तो बाकी 11 पॉइंट बचते हैं। बेसिकली सैंपल स्पेस में से हमने वो पॉइंट निकाल देना है जो कि एक्चुअली एग्ज़िस्ट करता है, जिसको हम निकाल के बाकी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं ना। इसमें ये कहना चाह रहा है कि आप ना टेल और 5 ये वाला जो पॉइंट है ये निकाल के बाकी जो पॉइंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। बेसिकली यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल एंड 5 ये अगर निकालेंगे तो बाकी 11 रह जाएगा, तो 11/12 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाएँ, नॉट हेड ऑन द कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। देखिए एक तो हेड के साथ ना 5 और ना ही 2, इन दोनों को हमने निकाल देना है। टोटल 12 हैं, तो अगर हेड के साथ 5 आ रहा है तो ये पॉइंट भी निकाल देंगे, हेड के साथ 2 आ रहा है तो ये पॉइंट भी निकाल देंगे। जब ये दोनों पॉइंट हम निकाल देंगे तो हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 10/12 आएगी, जिसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो 5/6 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। रीड कर लेते हैं। अ कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ क्वीन, neither a queen nor a jack। तो यहाँ पे टोटल 52 कार्ड्स हैं, इसलिए पॉसिबल आउटकम्स 52 होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन फाइंड करना, क्वीन 4 होते हैं इसलिए 4/52 हो जाएगा, जो कि 1/13 आएगा। अब neither a queen nor a jack के लिए देखिए 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स हम क्वीन के लिए और 4 कार्ड हम जैक के लिए निकाल देंगे, बाकी हमारे पास 44 कार्ड्स रह जाएँगे। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो 44 और 52 आएगा, जो कि हमारे पास 11/13 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। अ कार्ड इज चूज़न एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक नो डायमंड। स्टूडेंट हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 ही रहने वाले हैं, चूँकि जैक टोटल 4 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक हमारे पास 1/13 ही रहेगा। अब चलते हैं नो डायमंड। तो डायमंड के कार्ड्स हम 52 में से निकाल देंगे, जो कि 13 बनते हैं, तो ये हमारे पास 39 बच जाएँगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डायमंड्स 39/52, जो कि 3/4 हो जाएगा। तो इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।